बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। क्या हुआ? ये आज दूध कम क्यों है? होमवर्क करते हुए अम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो बाजी, आज फिर हवेली वालों ने सारा दूध खरीद लिया। ये तो मैं सिर्फ आप लोगों के घर देने आ गया, वरना बाकी लोगों को तो आज दूध दिया ही नहीं। दूध वाले ने जवाब दिया। ये क्या बात हुई? मगरिब की नमाज पढ़ती दादी ने तेजी से सलाम फेरा। हवेली वाले तुम्हारे ज्यादा सगे लगते हैं, जो तुम अपने सालों से लगे हुए ग्राहकों को हर दूसरे दिन तकलीफ देते हो। और इतने दूध का वो लोग करते क्या हैं? आखिर वहां कौन कौन रहता है? नजर तो कोई नहीं आता। दादी बड़बड़ा रही थी। अरे अम्मा, हमें क्या, कोई भी रहता हो, वैसे भी उनसे मोहल्ले वालों को कभी कोई तकलीफ तो नहीं हुई। अम्मी दरवाजा बंद करते हुए बोली। हाँ, तकलीफ जरूरी थोड़ी है, सिर्फ सताने से तकलीफ होती हो तो हजारों तरीके होते हैं दिल जलाने के। दादी मुसलसल बड़बड़ा रही थी। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई, मगर मैंने महसूस कर लिया। हवेली वालों का जिक्र हो तो दादी का तिल मिलाना लाजमी है। ये कोई आज की बात नहीं, बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा था। मुझे बच्चा समझकर मेरे घर वाले अक्सर ऐसी बातें मेरे सामने दोहरा लेते थे जो कि काफी मुतनाज़े हो सकती थी। मेरी उम्र उस वक्त 12-13 की थी, मगर मेरा जहन मेरी उम्र से कहीं आगे था। दादी जान की हवेली वालों से यकतरफा दुश्मनी हमेशा से थी, कम से कम मेरी उम्र से कहीं पहले से। और इसकी वजह मेरे मरहूम दादा जान की शदीद हुस्न परस्ती और इश्क मिजाजी थी। अम्मी और अब्बू अक्सर कॉरिडोर में और कभी साफ साफ आपस में ये तस्करा निकाल लेते थे कि दादा जान और दादी में कभी लड़ाई झगड़ा होता तो इसका सिर्फ कोई खातून ही मरकज होती थी। दादा जान सारी उम्र इश्क पेशा ही रहे, कभी जज्बाती तो कभी अमली तौर पर। हालांकि दादी अपनी जवानी में काफी पुरकशिश हुआ करती थी। उनका हाल उनके शानदार माजी की तरह साफ अक्कासी करता था, मगर दादा जान की आतिश शौक कभी सर्द न हो सकी, उनके बुढ़ापे तक में नहीं। शुक्र है मेरे अब्बू में उनकी ये आदत मुंतकिल नहीं हुई, वरना जाने क्या होता। दादी भी जज्बा रकाबत में इतनी ही साबित कदम रही जितनी खवातीन पर दादा हुजूर का दिल आता गया। दादी उनसे तमाम उम्र की दुश्मनी पालती रही। अब किसी बेचारी खातून को तो इल्म नहीं था कि उनकी गायबाना तारीफ पर दादी दिन रात मुसल्ले पर बैठकर उनको बद्दुआएं दिए जाती। हवेली से तो दादी को इतनी परखाश थी कि उनका बस नहीं चलता था कि किसी जालिम हुक्मरान की तरह उसकी ईंट से ईंट बजा देती। सुना था कि दादा जान ने किसी जमाने में इस हवेली की किसी इंतहाई हसीन औरत की एक झलक देख ली और बस लगे दिन रात हवेली के चक्कर काटने। वैसे तो इस तरह के सैकड़ों झटकों का दादी ने सामना किया था, मगर इस मर्तबा बात मुख्तलिफ थी। दादा तो जैसे दीवाने हो गए थे, बस नहीं चलता था कि क्या कर बैठे। दिन रात उस औरत की एक झलक देखने को तपती दोपहरों और सर्द रातों में हवेली के गिर्द मंडलाते रहते थे। इस कदर बेकरार हो गए थे कि अपनी बहन यानी अब्बू की फुप्पो की मिन्नतें करते थे कि उनका रिश्ता उस औरत के लिए ले जाएं, वरना वो जहर खा लेंगे। दादी ने न जाने उस वक्त ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया। शायद मेरे अब्बू और मेरी फुप्पो की वजह से, जो उस वक्त तकरीबन इसी उम्र के थे जो अब मेरी और छोटी बहन अंबर की होगी। फिर न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ, दादा ने अपनी जिद और हवेली के फेरे लगाने छोड़ दिए, मगर उनके जहन और दिल से वो औरत कभी नहीं निकल सकी। अपनी आखिरी उम्र तक उसके तस्करे पर वो शाहरुख खान की तरह सचमुच हकलाने लगते थे। बरसा बरस गुजर गए, दादाजी दुनिया छोड़कर चले गए अपनी रंगीन मिजाजी की कई निशानियों के साथ। मगर अब्बू जवान हुए, मैं और अंबर पैदा हुए और हवेली पर वक्त ने बहुत सारी गर्द छोड़ दी। रानी के बाबा, मैंने उन लोगों को हाँ कहलवा दी है। 2-1 दिन में वो रानी को देखने आएंगे। रानी की माँ ने चूल्हे में लकड़ियां सुलगाते हुए रानी के बाप को इत्तला दी।
जो आलती पालती मारे बैठा न जाने किन सोचों में गुम था। मैंने तुझे मना किया था ना कि लड़के वालों को रानी देखने को ना आने देना। रानी का बाप सुनते ही भड़क गया। ऐसा कभी हुआ है? रानी की माँ भी गुस्से में आ गई। भला लड़की को देखे भाले बगैर भी कोई ब्याह कर लेके जाता है? अपनी लड़की की सूरत देखी है तूने? कोई मन भर सोने के साथ भी उसको मुश्किल से ही अपनाएगा, और यहाँ तो कील भी नहीं है देने को। तो क्या रानी सिर्फ मेरी लड़की है, या मैंने अपने हाथों से उसकी शक्ल बनाई है? रानी की माँ ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तूने ही जना है इसे, न जाने क्या खाकर। जितनी मनहूस खुद है इतनी मेरी जिंदगी ही कर दी है। रानी का बाप रोज का कायदा दोहराने लगा। हाँ, मुझसे शादी से पहले तो बड़ा राजकुमार था तू, जन्मों का सपेरा है। चल, पैदा मैंने किया है तो बेहाना तो तेरी जिम्मेदारी है। कील नहीं है जहेज के नाम पर तो डूब मर जाकर। रानी की माँ बराबर बड़बड़ाने लगी। कोठरी नुमा कमरे में पड़ी रानी के कानों में ये मुज़ाकरात बासानी जा रहे थे। कई सालों से ऐसा ही हो रहा था। जब से रानी 15 की हुई थी तब से लड़के वाले उसे देखने आ रहे थे, मगर 20 साल की होने के बावजूद कहीं बात न बनी थी। वजह रानी की सूरत थी। गहरी सांवली रंगत तो उसके तमाम नाते वालों की सांवली ही थी। मर्द या तो सपेरे थे या छोटे मोटे मजदूर। सूरज देवता से उनकी दिन भर आंख मिचोली चलती थी। रंग मजीद तप जाता था। औरतें सब्जी उगाती, तोड़ती, अपने खुले सहनों में काम करती। 13-14 की होते ही ब्याह हो जाता, ढेरों बच्चे होते और सब रंग रूप चंद सालों में न जाने कब बेवफाई कर जाता। मगर रानी की तो शान ही निराली थी। वो शाम रंग नहीं बल्कि शब रंग लेकर पैदा हुई थी। नाक नक्शा गुजारे से भी कम था, मगर एक चीज सब पर बाजी ले गई थी। रानी का पिता नस्लों से सपेरा था। न जाने किन किन जंगलों में रात दिन भटकता और इंतहाई नायाब सांप पकड़ता और फिर इनको अपनी सोई हुई किस्मत के मुताबिक इंतहाई कम दामों में बेच देता। सांपों में जिंदगी गुजार कर उसका मिजाज इंतहाई जहरीला हो गया था और जबान हर वक्त डसने को तैयार रहती थी। उसका बाप दादा, शायद उनके बाप दादा भी सपेरे ही थे। रानी के पिता को सांपों की इतनी इकसाम याद थी कि क्या किसी को अपनी महबूब के नक्शो निगार भी याद होंगे। रानी उसकी सबसे बड़ी बेटी थी और अपनी बातों के बरक्स उसके दिल में रानी की बड़ी मोहब्बत थी। वो दिल से चाहता था कि रानी का ब्याह हो जाए और वो अपने ससुराल चली जाए। जब रानी जन्म लेने वाली थी तो वो अपने साथियों के साथ दूर घने जंगलों में भटक रहा था, किसी कीमती नायाब सांप की तलाश में। सांप मिला, काला स्याह भयानक, कोई गज भर लंबे फन वाला। वो कोशिश के बावजूद उससे पकड़ा न गया, मगर अपनी जान बचाने के लिए उस सांप को मारना पड़ा। बड़ा जानलेवा मुकाबला हुआ था, मगर रानी का बाप जीत गया। सांप को खत्म तो कर दिया, मगर घबराहट में एक गलती कर बैठा। अपने बाप दादा की जिंदगी भर की सिखाई एक नसीहत भूल गया। जब भी सांप को मारो उसका सर कुचल दो, खासकर उसकी आंखें। मगर वो मकतूल सांप इस कदर भयानक और दबंग था कि रानी का बाप शायद जिंदगी में पहली मर्तबा खौफजदा हो गया और सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। घर पहुंचकर भी कई रातें सो न सका। हर सरसराहट पर उसको लगता शायद सांप की नागिन बदला लेने आ पहुंची। नागिन खुद ब खुद नफ्से नफीस तो कभी ना आई, मगर जब रानी पैदा हुई तो पैदाइशी तौर पर उसके गहरे सांवले चेहरे पर एक अजीब व गरीब बर्थ मार्क था। उसके दाहिने गाल पर थोड़ी तक एक शबीह थी, एक सांप की शबीह। स्कूल से वापस घर जाते हुए मेरे जहन में एक ख्याल लहराया और मैंने फौरन उस पर अमल भी कर दिया। बरसों से जहन में पकती अब उबल कर बाहर गिरने लगी थी। हवेली में बरसों पहले रहा करती एक हसीन और जमील औरत, जिसकी एक झलक ने बीवी बच्चों वाले मेरे दादा को बेकरार कर दिया था, जिसमें ना कोई आता था ना कोई जाता था, मगर उनके अनदेखे मकी 20-20 किलो दूध खरीद लिया करते थे। मुझे और अंबर को स्कूल के अलावा अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी।
اور حویلی کا تو نام لینا بھی ہمارے گھر میں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ کل امی اور دادی کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر میرے دل میں ایک شدید جستجو نے جنم لیا۔ اس وقت مجھے پراسرار کہانیاں بہت پسند تھیں۔ بچپن تو اکثر بے خوف ہوتا ہے۔ امبر روز میرے ساتھ اسکول جاتی تھی، مگر کل رات اس کو تیز بخار ہو گیا تو آج میں اکیلا ہی، اور میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ کوئی 15-20 منٹ چلنے کے بعد میں حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ حویلی دوسرے گھروں سے ہٹ کر بنی ہوئی تھی، بالکل الگ تھلگ۔ وہ بالکل شاندار نہیں تھی، بلکہ اس کو حویلی کے بجائے کسی حویلی کا کھنڈر کہنا زیادہ مناسب تھا۔ بہت پرانی عمارت، ہاں اس کا رقبہ بہت زیادہ تھا۔ اجاڑ لان دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں گھاس پر چلتا عمارت کے قریب آ گیا۔ قدیم انداز کا گھر، تنگ سیڑھیاں، بے حد تنگ بالکونیاں جن کے آگے بھدی ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے حویلی نے قطعاً مروب نہیں کیا، لیکن مجھے مسحور کر دیا۔ میں دیر تک کھڑا بند دروازے کو تکتا رہا۔ کئی مرتبہ کوشش کی کہ دستک دے کر دیکھوں کون کھولے گا دروازہ، کیا وہ خاتون جن پر دادا، لیکن وہ تو اب بہت بوڑھی ہو گئی ہوں گی اور کیا پتا دنیا میں ہی نہ ہو۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، کوئی اور سمجھتا یا نہیں، رانی کے باپ نے اس پر ایک نظر ڈال کر یہ بات جان لی تھی کہ رانی کے چہرے پر بنی وہ سانپ کی شبیہ بے وجہ نہیں ہو سکتی۔ رانی کے پتا نے اسکول کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کی اگلی پچھلی کئی نسلوں میں کوئی چند لفظ بھی نہیں پڑھ سکا، مگر اس کو ایک یقین سا تھا۔ اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ رانی کوئی عام لڑکی نہیں، سانپ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی جھلک رانی کے چہرے پر چھوڑ کر اس سے انتقام لیا ہو، مگر جو سانپ اس قدر دراز دست ہو، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں موجود بچی کے چہرے کو اپنا آئینہ بنا لے، اس کا انتقام صرف یہاں تک محدود نہیں ہوگا۔ آنے والا وقت نہ جانے کون سی گھٹنا ساتھ لانے والا تھا، رانی کے ساتھ کون سی طلسم ہوشربا جڑنے والے تھے، وہ نہیں جان پا رہا تھا۔ ہاں، اس کے کہیں بہت اندر کوئی اس کو دہلا رہا تھا، وارن کر رہا تھا۔ جب تک رانی کم عمر تھی، اس کے پتا نے مجبوراً اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی، مگر جب رانی کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی اپنے سسرال چلی گئیں تو وہ انجانی شرمندگی سے اس کی طرف نظر نہیں اٹھا پاتا تھا۔ رانی کی سب سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی تھی۔ رانی کا چہرہ مزید کملا ہو گیا تھا۔ وہ آئینے میں شکل دیکھتی تو خود کو ہی نہ دیکھ پاتی۔ بھلا مجھ سے کوئی کیوں بیاہ کرے گا؟ مجھے تو خود سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے۔ رانی کا باپ اپنی مردانہ فطرت اور اپنی جہالت سے مجبور تھا۔ وہ سب جانتے بوجھتے بھی رانی کی ماں سے رات دن جھگڑتا۔ اپنی فرسٹریشن نکالنے کا اس کے پاس صرف ایک یہی ذریعہ تھا۔ تو باہر نکلی تھی نا سیر سپاٹے کو جب رانی تیرے پیٹ میں تھی، چاند گرہن تھا اس رات کو، کتنا روکا تھا میری ماں نے تجھ کو، اب بھگت نتیجہ۔ وہ ٹھاٹ سے سارا الزام رانی کی ماں پر دھر ڈالتا، اور وہ غریب چونکہ اصل وجہ سے لا علم تھی، شرمندگی سے سر ڈال دیتی۔ لڑکے والے آئے، رانی کے دیدار کا شرف حاصل کیا اور الٹے پیروں واپس لوٹ گئے، کانوں کو ہاتھ لگاتے، نہ بابا نہ، کون چلتی پھرتی ناگن کو اپنے گھر لے کر جائے۔ لڑکی کی ماں نے اسی وقت نہ کا کہلاوا بھجوا دیا۔ رانی اس رات پل بھر بھی نہ سو سکی۔ سو تو اس کا باپ بھی نہ سکا تھا۔ رشتہ نہ ہو سکنا الگ بات ہے، مگر اس طرح کے دل میں چھید کرنے والے جملے سن سن کر وہ تھک چکی تھی۔ مجھے نہیں کرنا بیاہ، رانی نے خود سے فیصلہ کیا۔ اب جھانک کر بھی دیکھے کوئی اس گھر میں، میں خود تھوکتی ہوں سب پر، مگر پوری زندگی اس طرح اکیلے کیسے؟ کوئی تو ہو، باتیں کرنے والا، پیاری پیاری کہانیاں قصے سنانے والا، دل بہلانے والا اور تعریف کرنے والا۔ وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ شاید پورے چاند کی رات آنے والی تھی۔ پورے گھر بلکہ پوری بستی میں صرف اداس سناٹا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں بند بے خبر سو رہے تھے، مگر رانی کب سے اپنے پلنگ پر پڑی چاند کو تک رہی تھی۔ کتنا سندر ہے، کتنا گورا، چاند پر بھی تو داغ ہے، مگر اس کے حسین چہرے پر تو داغ بھی سجتا ہے جیسے کسی گوری چٹی لڑکی کے گال پر کالا تل۔ دروازہ بجا
तो वो बुरी तरह चौंक गई। कौन है? मैं बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ा, बल्कि दौड़ पड़ा। न जाने क्यों हवेली का जायजा लेते लेते एक अजीब खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। नहीं नहीं, मैं कभी इधर नहीं आऊंगा। क्या पता यहाँ कोई बच्चों को खा जाने वाला भूत रहता हो। अम्मी की सुनाई गई कहानियां मेरे जहन में घूम रही थीं। जब अपने घर के सामने पहुंचा, मेरी सांस में सांस आई, मगर चंद दिन के बाद जैसे मुझे कुछ होने लगा, जैसे मुझे कोई पुकारने लगा। हवेली मुझे अपनी तरफ खींचने लगी थी और उसकी आवाज में रोज बरोज शिद्दत आने लगी थी। सोते जागते मुझे हवेली, उसका बंद दरवाजा, उसका उजाड़ लॉन पुकारने लगा। आओ, सिर्फ एक मर्तबा आओ तो सही, अंदर आओ, अंदर आकर देखो, देखो कौन है अंदर। और फिर एक दिन, अरे बाबा, दरवाजे पर रानी का बाप था। वो पिछले कई दिनों से जंगल गया हुआ था सांप का शिकार करने। बाबा, रोटी लाऊं तेरे लिए? नहीं नहीं, तेरी माँ कहाँ है? बाबा कुछ अजीब से मूड में लग रहा था। माँ सो रही है अंदर। तुम सच कह रही हो रानी के बाबा? रानी की माँ की आवाज में सख्त हैरत उतर आई थी। अरे हाँ हाँ, ये सांप अनमोल है, कई सदियों में पैदा होता है और फिर सदियों जीता है। अगर इसकी सही कीमत लग गई तो समझ वारे न्यारे हो जाएंगे, और फिर मैं रानी का ब्याह कर दूंगा, घर भर कर दहेज दूंगा, लड़के वालों को मुंह मांगा। उसके बाप की आवाज में ऐसा जोश था जो रानी ने पहली मर्तबा सुना था। ये सांप देवता है, इसमें मधुवश होता है। अगर ये किसी मर्द को काटे तो उसका कांटा पानी नहीं मांगता, लेकिन अगर ये किसी औरत को डस ले तो वो औरत दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाती है। वो सदियों जिंदा रहती है और हमेशा जवान रहती है। रानी दरवाजे से कान लगाए दम साधे ये अलिफ लैला की कहानी सुन रही थी। अगर इस सांप के अच्छे दाम लग गए, चिड़ियाघर वालों ने अगर इसे खरीद लिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। रानी के बाप की आवाज में अजीब सी आस उतर आई थी। क्या वाकई इस सांप की काटी औरत मरती नहीं, सदियां जीती है, वो भी हसीन सूरत वाली बनकर? रानी की माँ ने तमाम जिंदगी सांपों में गुजारने के बावजूद जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा सुना था। अरे हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर रानी के पिता ने आगे कौन सी राम कथा सुनाई, रानी को बिल्कुल पता नहीं चला। उसकी सुई तो बस यहाँ अटक गई थी। इस सांप की काटी हुई औरत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाती है। उसकी नजरें बाबा के हाथ में पकड़ी पिटारी पर गड़ी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मेरे कानों में आज फिर हवेली के सामने खड़ा था। न जाने न चाहते हुए भी मेरे कदम मुझको जैसे यहाँ घसीट लाए थे। मैंने बड़ी हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। काफी देर इंतजार के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शुक्र है मैंने सुख का सांस लिया और वापसी के लिए पलटा। मगर ऐन उसी वक्त, ओह, मैं जैसे सांस लेना भूल गया। आ जाओ, वो मुस्कुरा रही थी। अंदर आ जाओ। रानी की माँ, मैं शहर जा रहा हूँ सांप का सौदा करने, देर से लौटूंगा, तो इस कमरे में किसी को मत जाने देना। रानी के कानों में अपने बाप की आवाज पड़ी। उसका दिल धड़कने लगा, तेज तेज धड़कने लगा। सुबह से दोपहर हो गई, रानी का बाप वापस ना लौटा। रानी बेकरार सहन के चक्कर काटती रही। माँ तो जैसे खुद से सांप बनकर कमरे का पहरा दे रही थी। क्या करूं? न जाने कितनी मर्तबा रानी ने खुद से यह सवाल किया, और फिर किस्मत का लिखा वो सफा खुद ब खुद खुल गया, जिसके खुलने का वक्त आज लिख दिया गया था। रानी, मैं नदी पर नहाने जा रही हूँ, अभी वापस आ जाऊंगी। तू इस कमरे का खास ख्याल रखना, कोई आ जाए तो अंदर न जाने देना। हाँ हाँ अम्मा, तू फिक्र न कर, रानी ने बेताब होकर कहा। कांपते हाथों से रानी ने पिटारी पर से कपड़ा हटा दिया। वो गुमसुम हाथों में पिटारी थामे कितनी देर तक खड़ी रही। पिटारी के अंदर की लर्जिश साफ महसूस हो रही थी, जैसे अंदर कोई चीज रींग रही हो, हिल रही हो। आहिस्ता आहिस्ता उसने पिटारी का ढक्कन हटा दिया। अंदर मौजूद चीज एक झटके से फिनकार कर उसके सामने आ गई।
ایک گہرے سنہری سونے جیسے سانپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اف! اس نے آہستہ سے سانپ کو پکڑ لیا۔ دونوں مقابل ایک دوسرے کو تکتے رہے، گھورتے رہے۔ رانی نے آہستہ سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ سانپ کسمسا گیا، ایک دم عین اسی جگہ جہاں پہلے سے ہی سانپ کی شبی بنی ہوئی تھی، رانی کے چہرے پر ڈس لیا۔ میں گمسم بیٹھا اس کو تک رہا تھا۔ اس کم عمری اور نادانی میں بھی اس حسین چہرے سے نظر ہٹانا ناممکن لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تھوڑی دیر کو اپنا نام بھی بھول گیا۔ اشر، بڑا اچھا نام ہے۔ دودھ پیو گے تم؟ نہیں، میں نے ناک چڑھا کر کہا، دودھ مجھے گندا لگتا ہے، میں گھر میں بھی دودھ نہیں پیتا، امی بہت ڈانٹتی ہیں اس بات پر۔ اچھا، مگر کیا کریں، میرے گھر میں تو دودھ کے علاوہ کچھ اور کھانے کو ہوتا ہی نہیں ہے، اس نے کہا۔ اوہ، مجھے حیرانی ہوئی جب ہی تو آپ اتنی گوری ہیں۔ وہ زور سے ہنسنے لگے، اس کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے، اور میں پھر کھو گیا۔ ارے آنٹی، وہ کیا ہے؟ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کمرے کے دروازے پر کوئی چیز رینگ رہی تھی۔ سانپ، ایک باریک سنہرا سانپ۔ ارے ڈرو نہیں، اس نے اطمینان سے سانپ کو اٹھا لیا جیسے کوئی کھلونا ہو۔ یہ تو میرا دوست ہے، یوں سمجھو میرا بیٹا ہی ہے، جیسے تم اپنی امی کے بیٹے ہو۔ اور واقعی مجھے اس سانپ سے کوئی خوف نہ محسوس ہوا، جیسے وہ کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا ہو۔ میں اطمینان سے بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد میں جیسے نیند سے جاگ گیا۔ اچھا آنٹی، میں اب چلتا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچھا اشر، اس کے لہجے میں اداسی آ گئی۔ پھر کب آؤ گے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ جلدی آؤں گا، ضرور آنا، میں روز انتظار کروں گی۔ ارے آنٹی، دروازے پر پہنچ کر مجھے خیال آیا، میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ میرا نام؟ اس کے حسین ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ رانی۔ بس کر دے رانی کی ماں۔ رانی کے باپ نے رو رو کر ہلکان ہوتی رانی کی ماں کو ایک مرتبہ پھر تسلی دی۔ کاش میں رانی کو چھوڑ کر ندی پر نہ جاتی۔ ارے مجھے کیا خبر تھی، میں بلی کو دودھ کا رکھوالا بنا کر جا رہی ہوں۔ تیرا کوئی دوش نہیں، یہ نہ ہوتا تو کچھ اور ہو جاتا۔ رانی کا باپ خلاؤں میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا؟ رانی یہ ہونی اپنی جنم کنڈلی میں لکھوا کر لائی تھی۔ نہ جانے میری بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ رانی کی ماں صبح تک تڑپتی رہی۔ وہ سکھی ہوگی، جب تک جیے گی سکھی رہے گی۔ رانی کے باپ نے کھوکھلی سی آواز میں جیسے خود کو تسلی دی۔ اسے اب بھول جا، وہ واپس کبھی نہیں پلٹے گی، پلٹ ہی نہیں سکتی۔ وہ اب نہ انسان ہے نہ مکمل سانپ، لیکن اب وہ اپنا باقی جیون سانپوں کے ساتھ ہی بتائے گی، صرف سانپوں کے ساتھ۔ ارے اشر، میرے چھوٹے سے دوست، وہ مجھ کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ بڑے دنوں بعد آئے ہو؟ جی آنٹی، دل تو روز کرتا تھا مگر باہر نکلنے کی اجازت مشکل سے ملتی ہے۔ میری نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ سمجھتے بوجھتے ہوئے شرارت سے مسکرانے لگی۔ کچھ نہیں، میں جھجک گیا۔ آپ پر یہ ساڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے اس کے سنہری بارڈر والی سیاہ ساڑی کا پلو تھام لیا۔ آج آپ اتنی تیار کیوں ہیں؟ کہیں جا رہی ہیں؟ میں؟ نہیں تو، میں تو کہیں نہیں جا رہی۔ ارے آنٹی، اتنا دودھ میز پر پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا سا برتن دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ آج آپ کیا نیاز دلوائیں گی؟ ارے نہیں، وہ بے ساختہ ہنسنے لگی۔ آج پورن ماشی کی رات ہے، آج میرے گھر مہمان آئیں گے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس قسم کی رات میرے لیے نئی تھی۔ آج پورے چاند کی رات ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کے گھر میں مختلف سائز اور رنگت والے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ نہ جانے کہاں کہاں اور کن کن کونوں سے اتنے سانپ برآمد ہونے لگے کہ گننا مشکل تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ مجھے ان سے قطعاً خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی انہوں نے مجھ پر کسی التفات کی نظر ڈالی۔ آرام سے دودھ کے برتن کے پاس جمع ہوئے اور بعد جماعت دعوت اڑانے لگے۔ میں اور وہ صوفے پر بیٹھے دلچسپی سے سانپوں کو دیکھتے رہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ چند دیے اٹھا کر لے آئے۔ جھلملاتے شعلوں کے پیچھے اس کے حسین چہرے نے آج رات کے مکمل چاند کو بھی
पीछे छोड़ दिया था। आंटी, आपके घर लाइट नहीं है क्या? उसको कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों में दिए रखते देखकर मैंने पूछा। हाँ, वो चौंक पड़ी। नहीं, मेरे घर में बिजली नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है, और मेरे दोस्त अंधेरे में भी देख सकते हैं। ये दिए तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, वो सांपों को देखते हुए बोली। चंद ही लम्हों में बर्तन खाली हो गया और तमाम सांप वापस न जाने कहाँ रूपोश हो गए। आंटी, मैं जैसे ट्रांस से बाहर आ गया। ये इतने सारे सांप! कुछ मत पूछो अशर, उसके लहजे में कर्ब उतर आया। तुम नहीं समझोगे, बस वादा करो कभी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करोगे, और हाँ, ना कभी यहाँ आना छोड़ोगे। उसने इल्तिजा की। मुद्दतों के बाद किसी इंसान को महसूस किया है, उससे बातें की हैं, वरना तो जीवन फिनकारते और रेंगते हुए ही बीत गया। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस आंटी। अरे वाह, वो क्या है? ड्यूटी से वापस घर जाते हुए जमील चौकीदार की नजर एक सरसराती हुई चीज पर ठहर गई। अरे अरे, उसने जल्दी से लाठी मजबूती से पकड़ी। ये तो सांप है। जमील के पहले ही वार ने सांप का काम तमाम कर दिया, मगर उसने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर डंडे मार मार कर सांप को कुचल दिया। गहरा, सुनहरी, सोने जैसा सांप इतना आसान हदफ बिल्कुल भी नहीं था, मगर एक तो बेचारा बहुत बूढ़ा हो चुका था, कोई 150 साल, और फिर आज बहुत जल्दी में था। आज अपने वक्त मुकर्ररा से लेट हो गया था। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती और पूरनमाशी खत्म हो जाती। वो कहीं पहुंचने की धुन में मगन था, इसीलिए जमील चौकीदार का निशाना खता ना हो सका और सांप बेचारा मारा गया, वरना वो वादा खिलाफ हरगिज न था। मुझे उससे किए हुए वादे को ज्यादा दिनों तक नहीं निभाना पड़ा। अगले ही दिन दिल के हाथों बुरी तरह मजबूर होकर मैं बहाने बनाता घूमता घुमाता हवेली की तरफ चल निकला, मगर वहां पहुंचकर बुरी तरह चौंक गया। हमेशा की तरह आज हवेली का उजाड़ लॉन सुनसान नहीं पड़ा था, बल्कि वहां लोगों का हुजूम था। लोग बाआवाज़े बुलंद न जाने क्या तबसरे कर रहे थे। मैंने अपने दूध वाले की पुरजोश आवाज पहचान ली। जी जी, वैसे तो सालों से एक हाथ ही बाहर निकलता था दूध लेने और पैसे देने के लिए, मगर जब आज मैं यहाँ पहुंचा तो दरवाजा चौपट खुला था। मैंने बड़ी देर आवाजें लगाई, मगर कोई जवाब न आया, तो मैं डरते डरते अंदर चला गया तो सामने ही मैंने दूध वाले की पूरी बात ही नहीं सुनी। न जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। स्याह साड़ी, सुनहरी पल्लू वाली साड़ी। तो मैं सोच में पड़ गया। स्याह साड़ी में मलबूस कोई वजूद फर्श पर बेसुध पड़ा था, यकीनन मुर्दा। लेकिन ये वो तो नहीं, वो तो कोई इंतहाई मकरूह सूरत बूढ़ी औरत की लाश थी। मैं उसके और करीब पहुंच गया। ये क्या है? उस औरत के स्याह चेहरे पर मजीद गहरा एक निशान था, अजीब सा, सांप जैसा। घर में तो और कोई भी नहीं है। लोगों की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। शायद ये औरत घर में अकेली रहती थी, बिल्कुल अकेली। कोई सदियों पुराना किस्सा, कोई बुजुर्गों से सीना बसीना चली आई रिवायत हो सकता है, महज आधी सच और आधी मनगढ़ंत। कोई गहरा बरसों पर मुहीत अकीदा साबित हो सकता है। एक ख्याल, एक तहकीक जो काफी अरसे से गर्दिश कर रही है, वो ये कि आवाज कभी खत्म नहीं होती। सदियों पहले बोले गए अल्फाज कभी नहीं मरते, बल्कि इस दुनिया में ही कहीं न कहीं मौजूद होते हैं, इस कायनात में गर्दिश करते रहते हैं। अगर तो ये रिसर्च सच साबित हो जाती और रानी के माँ बाप के बरसों पहले होने वाली वो गुफ्तगू जो रानी ना सुन पाई थी, वो रिवर्स की जा सकती, तो क्या सामने आता? रानी ने अपने बाप की बात सिर्फ वहां तक सुनी जहां तक उस सांप की काटी औरत के सुंदर बन जाने का तस्करा था। उसके आगे क्या कहा गया उसकी समात ना सुन पाई। उसके कान उसकी किस्मत के लिखे ने बंद कर दिए थे। रानी की माँ जिस औरत को ये सांप देवता डस ले, वो दुनिया की सबसे सुंदर औरत बन जाती है। वो औरत सदियां जीती है, मगर उसकी एक शर्त है, हर साल उसी तारीख को सांप उसको डसने आता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में ही क्यों ना हो। और जो कभी सांप ना आ सके तो रानी की माँ की डरी हुई आवाज गूंजी, तो वो रात उस औरत के जीवन की आखिरी रात होगी। लेकिन वो सांप जरूर आता है, चाहे उसको कितनी ही घटनाई से गुजरना पड़े।
डसे बगैर न औरत को चैन पड़ता है न सांप को। ये डंक असल में सांप देवता का सिंदूर होता है। एक बार काटने के बाद फिर वो किसी मर्द को उस औरत के करीब फटकने भी नहीं देता। धन दौलत पहनना ओढ़ना उसको सब कुछ मिलता रहता है, नहीं मिलता तो शौहर का सुख, बच्चों की खुशी। सांप फिर किसी मर्द को उसे छूने नहीं देता। हाय राम! रानी की मां ने दिल पर हाथ रख लिया। तो ऐसी सूरत का क्या फायदा कि फेरों के बिना ही विधवाओं जैसी उम्र बितानी पड़े। ऐसा ही है रानी की मां, ऐसा ही है। कभी कभी जीवन जीवन नहीं रहता, पहेली बन जाता है। रानी का जीवन भी शायद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।